स्वागत है आप सभी का एचडी क्लासिक यूट्यूब चैनल में यूपी ट्रिपल एस लोअर पीसीएस में कंप्यूटर में आज हमारा होगा टेस्ट नंबर 8वां। इससे पहले हमने आपको 7 सेट करा दिया। अगर आपने उसे नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। इस वीडियो के आखिरी में आप हमें जरूर बताइएगा कि कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। चलिए एक आसान से सवाल से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है, जिसे आप लोग पीओपी बोलते हो, इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहली बात तो प्रोटोकॉल आप जानते हैं, मैंने कहा जितनी भी लगभग ऑनलाइन चीजें होती हैं कोई ना कोई प्रोटोकॉल फॉलो करती हैं। जैसे आप जानते हैं जो हमारा ईमेल है साथी, वो भी कई प्रोटोकॉल फॉलो करता है, जिसमें आप जानते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक प्रकार का प्रोटोकॉल था। जब हम ईमेल को भेजते हैं, जैसा हमने कल आपसे बताया था, इससे पहले वाली वीडियो में आपको हमने इसी में बताया था कि इसमें होता है पीओपी यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, जो कि ईमेल का ही एक प्रकार का प्रोटोकॉल है और ये रिसीव करने में काम आता है। जब हम ईमेल, जैसे आप ए नाम का व्यक्ति है, अपने मोबाइल से ईमेल भेज दिया तो बी नाम के व्यक्ति के मोबाइल पे वो ईमेल जाता है, तो भेजा गया तब तो उस समय हमारा जो एसएमटीपी है वो काम किया। लेकिन जब ये ईमेल रिसीव किया गया ना, तो उस समय पोस्ट नाम का जो है प्रोटोकॉल वो काम करता है। अब ये कह रहा है कि भाई जो ये प्रोटोकॉल है ना, इसे सबसे पहले 1984 में लॉन्च किया गया था, यानी जो पीओपी है 1984 में आया था। बात सही है। यह ईमेल को ऑफलाइन सेव करता है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, जब भी कोई मेल आपके पास भेज देता है तो जैसे आप अपना ईमेल वाला जब आइकन ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि भाई फला व्यक्ति का ईमेल आया हुआ है, राइट। आप ऐसा देखेंगे फला व्यक्ति का ईमेल आया हुआ है, तो आपके उस ऐप में ले जाकर के उस ईमेल को रखा है, सेव करके रखा है, कौन रखा है? तो याद रखेंगे ये रखा है, ऑफलाइन सेव करके रखा है, ठीक है। मतलब उसे रखा है, जैसे ही आप उसको पढ़ लेते हैं वो अब जो है दूसरे बॉक्स में चला जाता है, लेकिन पहले वो क्या होगा, रखा रहेगा ऑफलाइन। इसके लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती है, इसे पढ़ने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मोबाइल आप ऑफ कर दीजिए और जाइए देखिए, जैसे ईमेल खोलेंगे तो आप पुराना ईमेल पढ़ पाएंगे, उसका मतलब इंटरनेट ऑफ कर दीजिए, ठीक है। तो ये काम करता है, बिल्कुल सही है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑफलाइन सेव करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पीओपी 3 क्या है? तो एक प्रकार के क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है, जो कि मेल सर्वर से ईमेल को डाउनलोड करने में मदद करता है। ये भी सही है, सभी के सभी स्टेटमेंट आपके सही हैं। डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल लॉन्च कब किया गया? 1984 में। क्या करता है? यह ईमेल को ऑफलाइन सेव करता है। पीओपी 3 पीओपी का ही अपग्रेडेड वर्जन है, स्टैंडर्ड वर्जन है। पीओपी 3 क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है, जो कि मेल सर्वर से ईमेल को डाउनलोड करने में, ठीक है, या फिर रिट्राइव करने में हेल्प करता है। कहने का मतलब है कि अगर ऐसे सवाल आपसे पूछे कि ऑफलाइन कौन सेव करता है या ईमेल को रिट्राइव करने में हेल्प कौन करता है, तो आपका जवाब होगा पीओपी, और पीओपी का ही अपग्रेड वर्जन है पीओपी 3, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ईमेल अटैचमेंट भेजने के लिए, जैसे आपने कभी देखा होगा कि आप पीडीएफ भेज रहे हैं या फिर वीडियो भेज रहे हैं या कुछ भेज रहे हैं, ठीक है, तो अटैचमेंट भेजने के लिए कह रहा है कौन सा नवीनतम और सर्वोत्तम मानक है, यानी किसकी सहायता से हम अटैचमेंट को, किसी अटैचमेंट को भेजते हैं। तो देखिए यहाँ पे होता है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, जिसे हम लोग बोलते हैं एमआईएमई, मल्टीपर्पज, याद रखिएगा, इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो ये होता है आपका एमआईएमई। अब तो आपको समझ गया होगा, एमआईएमई ही वह रास्ता है, या कह सकते वह वाहन है जिसकी मदद से हम ईमेल में मल्टीमीडिया कंटेंट भेजते हैं। ये बात क्लियर हो गई ना? अगर ऐसे सवाल घुमा के बोलेगा तो आप बता देना, इसको हम बोलते हैं एमआईएमई, ठीक है। इसका पूरा नाम आपसे पूछ सकता है, तो बताइएगा मल्टीपर्पज। मल्टीपर्पज माने कई पर्पज से, इंटरनेट मेल एक्सटेंशन है, इसके द्वारा क्या करते हैं, जो मल्टीमीडिया कंटेंट है इनको भेज जाता है, जैसे टेक्स्ट हो गया, इमेज, ऑडियो, वीडियो, ये सब। जैसे अनइनकोडिंग और बिन हैक्स ईमेल भेजने के पुराने तरीके थे, अब नए तरीके में एमईएमई का यूज किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथी, करा के निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूपित ईमेल, जैसे फॉर्मेटेड ईमेल भेजने का प्रारूप है? कोई फॉर्मेटेड ईमेल कौन भेजता है साथी? तो देखिए फॉर्मेटेड ईमेल, या ऐसे कह सकते हैं कि जब भी हम कोई कोडिंग करते हैं ना, तो कोडिंग ही वही वो कह रहा है कि जो फॉर्मेटेड ईमेल है ना, वो किस में फॉर्मेट किया जाता है। भले ही आप हम लोग हिंदी में लिखते हैं, पर वो HTML का ही लैंग्वेज होता है। तो याद रखेंगे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो ईमेल की जितनी भी बातें लिखी जा रही हैं, हम लोग जो लिख रहे हैं वो HTML के रूप में कहीं ना कहीं जा रहा है। तो यही कह रहा है कि भाई फॉर्मेटेड ईमेल को भेजने का प्रारूप क्या है? तो याद रखेंगे HTML है। क्या है? HTML है। आप देखेंगे कोडिंग वगैरह करने में, यहाँ तक कि वेबसाइट वगैरह बनाने में भी HTML का ही प्रयोग ज्यादातर करते हैं। तो HTML पहले तो एक पूरा नाम पूछता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये फॉर्मेटेड ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। इसमें टेक्स्ट को कलर, इमेज, फॉन्ट, स्टाइल आदि के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। और भी दूसरा लैंग्वेज लोग इस्तेमाल करते हैं कि थोड़ा सा और स्टाइलिश बना सका जाए,
पर ज्यादातर HTML का ही प्रयोग करते हैं, वरना PHP का भी इस्तेमाल करते हैं, जावा का भी इस्तेमाल करते हैं ऐप बनाने में, ताकि थोड़ा सा सुंदर दिखने में लगे, टेस्ट वगैरह अच्छा लगे। अगला देखिएगा, ईमेल प्रेषक की प्रामाणिकता, प्रेषक माने भेजने वाला, इसकी जो प्रामाणिकता है इसको सत्यापित करने के लिए यानी उसकी जांच करने के लिए डोमेन के लिए अधिकृत मतलब जो अधिकृत मेल सर्वर है निर्दिष्ट करने के लिए मुख्य रूप से किस प्रकार का DNS रिकॉर्ड का उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब जब आप ईमेल भेजते हो भाई, किसी के यहाँ आप ईमेल भेज दिए, ठीक है, तो अब आप ही व्यक्ति हो, आपकी सत्यता जानने के लिए वो किस प्रकार का कहा जा सकता है कि किस प्रकार का DNS वो इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, यहाँ पे वो SPF रिकॉर्ड करता है साथी। क्या SPF रिकॉर्ड करता है, जिसका नाम था सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क। तो सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क का ये यहाँ पे मतलब जो टेक्स्ट होता है वही रिकॉर्ड किया जाता है। तो SPF रिकॉर्ड हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। एक बार इससे आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, पेपर में जब ये क्वेश्चन आता है तो ऐसे घुमा घुमा करके पूछेगा। SPF रिकॉर्ड क्या है, तो सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क एक टेक्स्ट रिकॉर्ड होता है जो डोमेन के DNS में क्या होता है साथी, सेट किया जाता है, ठीक है। यह बताता है कि कौन कौन से मेल सर्वर आपके डोमेन की तरफ ईमेल भेजने के लिए अधिकृत हैं, कौन कौन से नहीं है। कभी कभी आप देखे होंगे कुछ ईमेलवा हमारा स्पैम में चला जाता है, ठीक है, स्पैम में चला जाता है। तो अब स्पैम में चला जाने का मतलब कि जो हमारा DNS सर्विस है, खास करके SPF, उस ईमेल को आपके यहाँ आने की अनुमति नहीं दे रहा है, यानी आपकी ईमेल पे खोलने की अनुमति नहीं दे रहा है। तो याद रखेंगे, इसलिए वो SPF रिकॉर्ड है जो टेक्स्ट को रिकॉर्ड करके अंदर ही रखता है और बताता है कि कौन कौन सा मेल आ सकता है, कौन कौन सा नहीं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जो ईमेल की स्पूफिंग होती है ना, उसे रोकना, स्पैम और फिशिंग अटैक को कम करना, ठीक है। कई बार आप देखे होंगे कि मेल खुलता ही नहीं है, क्योंकि वो क्या करता है, आपका जो SPF है वो उसको चेक करता है, ठीक है, DNS की सहायता से। निम्नलिखित में से कौन सा वायर्ड कनेक्शन का एक एग्जाम्पल नहीं है। देखिए, अगर हम देखें तो कभी आप विचार किए हैं कि जैसे मोबाइल चला रहे हैं तो डाटा कैसे आ रहा है। डाटा मतलब जो भी हमारे यहाँ सूचना होती है, चाहे वो वीडियो कॉलिंग, ऑडियो कॉलिंग हो चुके या फिर इंटरनेट हो चुके, कैसे आता है। दो तरीके हो सकते हैं डेटा को ट्रांसफर करने का। एक तो वायर्ड हो सकता है साथी, है ना, मतलब केबल लगाएं, जैसे पहले लगता था मोबाइल फोन का केबल था, आपको याद होगा थोड़ा बहुत। और एक होता है साथी अनवायर्ड करके, ठीक है, अनवायर्ड तरीका। तो कह रहा है कि वायर्ड कनेक्शन भाई जाहिर सी बात है डेटा कम्युनिकेशन या फिर कह सकते हैं कम्युनिकेशन का ही एक प्रकार है। तो केबल जो होगा ये वायर्ड कनेक्शन हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर आप देखेंगे फाइबर बिछाया जाता है ना, ये भी वायर्ड है। कोएक्सियल केबल आपने देखा होगा, जो कोएक्सियल केबल रहता है, केबल लपेटा रहता है, जैसे आप डिश उसका केबल देखिए ना, उस तरह का। ब्लूटूथ, क्या इसके लिए वायर की जरूरत पड़ती है, तो आप कहोगे नहीं सर, ब्लूटूथ के लिए तो वाईफाई जैसा कुछ सिस्टम है। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही आपका सही नहीं है सरकार, ठीक है। देखो, कंप्यूटर कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है। कम्युनिकेशन का मतलब सिंपल सा है, जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर या फिर कोई डिवाइस एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर एक दूसरे के साथ डेटा को शेयर करते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर या डेटा कम्युनिकेशन। यह कम्युनिकेशन दो तरह से होता है, एक तो वायर्ड होता है और दूसरा वायरलेस होता है। वायर्ड कनेक्शन का एग्जांपल देखिए, ट्विस्टेड पेपर केबल हो गया, फाइबर ऑप्टिक्स हो गया, कोएक्सियल केबल हो गया, हब होगा, स्विच होगा, राउटर, ये सब क्या होते हैं साथी, वायर होते हैं। राउटर भी ध्यान रखना। जबकि वायरलेस कनेक्शन में आपका वाईफाई आ गया, लाईफाई आ गया, ब्लूटूथ, इंफ्रारेड, ये सब आपका आ गया। तो नॉर्मल सवाल है, आप लोग कर सकते हैं, लेकिन और भी तरीके हैं। आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले साथी एक बार आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप देखिए बहुत कम व्यूज वगैरह आते हैं, इसलिए थोड़ा सा मोटिवेशन नहीं आ पाता कि आपको रेगुलर हम क्लास दे पाए। तो अगर आप शेयर करते हैं, लोग इसको ज्यादा मात्रा में देखते हैं, तो एक अलग लेवल का मोटिवेशन होता है और डेली वीडियो बनाने का पूरा मन करता है। मेरे पास कंटेंट रहते हुए मेरा रिकॉर्ड करने का मन नहीं करता, क्योंकि यार 30-40 लोग देखते हैं, कोई मतलब उससे निकलता नहीं। तो यार वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करिए, और समझ में आ रहा तभी लाइक करिए, नहीं तो जो गलतियां हैं उसे बताइए, उसको हम थोड़ा सा सुधार करके बेहतर बनाएंगे। और कोशिश हम करते हैं कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करें, पर फिर भी अगर कुछ दिक्कतें हैं तो आप उसे बताएं, उसको सही किया जा सकता है, ठीक है। फिर आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, नीचे दिए गए कोर्स से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। नेटवर्क से जुड़े विभिन्न कंप्यूटरों का जो अंतिम बिंदु या टर्मिनल जो नेटवर्क संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। जाहिर सी बात है, जब दो कंप्यूटर को जोड़ा जाता है तो जो अंतिम बिंदु या टर्मिनल होता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। प्रत्येक नोड एक प्रेषक तथा प्राप्तकर्ता दोनों तरह से काम करता है। बॉड जो है साथी, ये डाटा के संचरण की गति को मापने की एक इकाई है, इसे हम लोग बीपीएस में भी मापते हैं। तो ये सवाल पेपर में कई बार पूछता है बीपीएस क्या है। तो याद रखेंगे, डाटा संचरण, जो हमारा डेटा होता है वो संचरण की जो माप होती है उसे हम लोग बीपीएस में यानी बिट्स पर, अब तो केबीपीएस हो गया,
केबीपीएस हो गया साथी, या फिर एमबीपीएस अब तो आ गया, पहले लेकिन बीपीएस में था, बीट पर सेकंड। ठीक है साहब, कौन सा स्टेटमेंट? तीनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे, डी हो जाएगा आपका राइट आंसर सही जवाब। देखिए नोड क्या होता है? नेटवर्क से जुड़े विभिन्न कंप्यूटरों का अंतिम बिंदु या टर्मिनल जो नेटवर्क के संसाधनों का उपयोग कर सकता है, इसे नोड कहते हैं। प्रत्येक नोड एक प्रेषक एक प्राप्तकर्ता दोनों की तरह काम करता है। बॉड क्या होता है? डाटा संचार की गति को मापने की यूनिट होती है, इसे बीट प्रति सेकंड भी कहा जाता है साहब। ठीक है, अगला डाटा प्रेषण सेवा, मतलब डाटा को ट्रांसमिशन करने का जो सेवा है, एक सेवा है साथ ही डायल अप लाइन। इसके बारे में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, वो पढ़ के आपको बताना है। ठीक है, देखो कह रहा है कि इसका उपयोग टेलीफोन की तरह नंबर डायल कर संचार स्थापित करने में किया जाता है। इस व्यवस्था में जब इंटरनेट चालू रहता है तो फोन का प्रयोग बातचीत के लिए नहीं किया जा सकता। गलत है। क्या कह रहा है? अच्छा ये कह रहा है, नहीं नहीं गलत नहीं है, ये डायल अप लाइन पूछ रहा है, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। इसमें जो एसएलआईपी और पीपीपी इसका प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। देखो प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल भी होता है, लेकिन ये कह रहा है कि जो पीपीपी प्रोटोकॉल है डायल अप लाइन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तीनों स्टेटमेंट आपके यहाँ सही है, डी हो जाएगा विकल्प का राइट आंसर, यानी उपयुक्त सभी सही है। देखिए डायल अप लाइन क्या है? इसे हम स्विच लाइन भी कहते हैं। इसका उपयोग टेलीफोन नंबर की तरह डायल कर संचार स्थापित करने में किया जाता है। इस व्यवस्था में जब इंटरनेट चालू रहता है तो फोन का प्रयोग बातचीत के लिए नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मतलब कि कई बार आप देखे होंगे कि फोन का अगर इंटरनेट चालू है और आप पहले के फोन में चले जाइए, तो थोड़ा सा पुराना, तो आप बात करना चाहे तो नहीं होगा, अगर इंटरनेट ऑफ करेंगे तभी आपसे बात हो पाएगी। तो साथ ही वो क्यों? क्योंकि उसमें डायल अप लाइन का संचार सिस्टम लगा हुआ है। डायल अप सेवा में मॉडेम को टेलीफोन लाइन से जोड़ा जाता है। इसमें दो प्रोटोकॉल होता है, एसएलआईपी यानी सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल, या फिर पीपीपी यानी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि डायल अप लाइन में कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है, तो आप बताना या तो एसएलआईपी या तो पीपीपी का प्रयोग किया जाता है। अगला लीज्ड लाइन के संदर्भ में कह रहा है कौन सा कथन सही है? इसमें दो दूरस्थ कंप्यूटर को एक खास लाइन से सीधे जोड़ दिया जाता सही है। इसका प्रयोग आवाज और डेटा दोनों के लिए किया जा सकता है। ठीक है, इसका प्रयोग आवाज और डाटा दोनों के लिए करते हैं लीज्ड लाइन का प्रयोग, ये भी सही है। इसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं के द्वारा भी किया जाता है, ये भी सही है। तीनों स्टेटमेंट यहाँ भी सही है, आपका डी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, देखिए ये भी एक डाटा संचार का माध्यम है लीज्ड लाइन। इसमें क्या होता है कि इसे व्यक्तिगत या सीधी लाइन भी कहा जाता है। इसमें दो दूरस्थ कंप्यूटर को एक खास लाइन से सीधा जोड़ देते हैं। इसका प्रयोग आवाज और डेटा, अब देखिएगा दोनों काम हो रहा है। ठीक है, इसका प्रयोग बड़े संस्थान में अधिक मात्रा में डाटा हस्तांतरण के लिए करते हैं। जितने भी लोकल एरिया नेटवर्क में आपस में लीज्ड या फिर डेडिकेटेड लाइन में ही जोड़े जाते हैं, यानी जो लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं वो लीज्ड या फिर डेडिकेटेड लाइन में जोड़े जाते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, अगला है कंप्यूटर प्रणाली के अंतर्गत डेटा हस्तांतरण की आवृत्ति को क्या कहते हैं? अच्छा ये कह रहा है कि जो आवृत्ति होता है इसको क्या कहते हैं? ट्रांसमिशन हस्तांतरण की आवृत्ति सीमा यानी अंतिम सीमा को क्या कहते हैं? डेटा हस्तांतरण की आवृत्ति सीमा को हम बैंडविड्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैंडविड्थ बोलते हैं। साथ याद रखेंगे बैंडविड्थ, इसे नहीं भूलेंगे। ठीक है, क्या होता है समझेंगे। देखिए बैंडविड्थ की बात कर रहा है तो कह रहा है कि डेटा के संचार के समय माध्यम में उपलब्ध उच्चतम और निम्नतम यानी हाई और लो फ्रीक्वेंसी की जो सीमा होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? आवृत्ति। यहाँ पे लिख दीजिएगा उच्चतम और निम्नतम आवृत्ति की जो सीमा होती है उसी को बैंडविड्थ कहते हैं। बैंडविड्थ जितना ज्यादा होता है डेटा का हस्तांतरण उतना ही अधिक होता है। एनालॉग सिग्नल के लिए बैंडविड्थ को हर्ट्ज में मापा जाता है, जबकि अदर में इसे बीपीएस में मापते हैं, या फिर बॉन्ड में आपने देखा है कैसे। वर्तमान समय में बैंडविड्थ को हम एमबीपीएस या फिर जीबीपीएस में मापते हैं। ठीक है, अगला सवाल है जो जो आपका ISDN यानी इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क है, इसके बारे में कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत होगा? यह डिजिटल टेलीफोन व डाटा हस्तांतरण सेवा प्रदान करता है। डिजिटल टेलीफोन व डाटा सेवा या डाटा हस्तांतरण सेवा प्रदान करता है। कह रहा है इसमें इंटरनेट से जुड़े होने पर फोन पर बातचीत नहीं की जा सकती है। समझिएगा इस बात को, एक एक स्टेटमेंट को यहाँ पे समझना होगा वरना गलती हो जाएगा। पहले कह रहा है कि साथी यह डिजिटल टेलीफोन और डाटा हस्तांतरण सेवा प्रदान करता है, सही है। ठीक है, दूसरा कह रहा है इंटरनेट से जुड़े होने पर फोन पर बातचीत नहीं की जा सकती है, गलत है। क्योंकि जो ISDN है ना इसमें भी बात की जा सकती है सर। इसमें डाटा व आवाज के लिए अलग अलग चैनल, दो चैनल होते हैं, बिल्कुल सही है। यह डायल अप लाइन का ही एक डेवलपमेंट रूप है, ये भी सही है।
जो भी ऊपर हमने पढ़ा है ना, उसी का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है, साथ ही ISDN यानी इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि इसमें दोनों तरफ से बातें की जा सकती हैं, ठीक है, चूंकि इसमें 2 चैनल होते हैं। तो बी वाला आपका आंसर हो जाएगा गलत, ध्यान रखिएगा। समझेंगे यहाँ पे ISDN को लेकर के, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे यह एक डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो पुरानी एनालॉग लाइनों पर ही वॉइस, डेटा और वीडियो को एक साथ डिजिटल रूप में भेजने की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। क्योंकि इसमें डेटा का हस्तांतरण कैसे होता है, डिजिटल रूप में होता है, अतः इसमें मॉडेम की जरूरत क्या होती है, नहीं पड़ती है। इसमें डाटा और आवाज के लिए अलग अलग चैनल का प्रयोग किया जाता है, अतः इंटरनेट से जुड़े होने के बावजूद इस पर फोन पर समान रूप से बातें की जा सकती हैं। स्पष्ट है कि ISDN 1990 के दशक में बहुत चर्चित था, लेकिन इस समय LTE, 4G, 5G ये सब आ गया है, तो अब ISDN जो है साथी वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। पहले आप सिम वगैरह पे देखिएगा तो ISDN लिख करके आता था, अगर आप नया सिम खरीदिएगा तो, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क का प्रकार एक पूरा शहर या बड़ा कैंपस या कुछ किलोमीटर तक कवर करता है। देखिए नेटवर्क के तो कई प्रकार हैं, इनमें से कह रहा है कि पूरे शहर को कवर करेगा, तो यहाँ पे जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है ये पूरे बड़े कैंपस को कवर करता है, जैसे आप लोग MAN बोलते हो, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी MAN। तो इस प्रकार से सी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। कंप्यूटर में कम्युनिकेशन करने के लिए या एक दूसरे से कनेक्ट होने पर कुछ नेटवर्क बनता है जिसकी परिभाषा नहीं पूछता, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछता है, जिसका नाम है लोकल एरिया नेटवर्क, ये वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क और फिर ग्लोबल एरिया नेटवर्क, जो कि बहुत बड़े स्तर पे होता है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ नेटवर्क बनते हैं, इनका आपको फुल फॉर्म याद होना चाहिए। करा के निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में सभी संजाल संध्या नेटवर्क नोड्स व्यक्तिगत रूप से केंद्रीय स्विच, हब या कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, जो संदेशों पर पारित करने के लिए संचरण की एक केंद्रीय बिंदु के रूप में काम करते हैं। देखिए कई तरीके होते हैं, टोपोलॉजी का मतलब ही यही होता है साथी कि किसी भी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजना है, दैट इज टोपोलॉजी, है ना। अब यहाँ पे जो आपका स्टार टोपोलॉजी है, इसमें अभी समझेंगे इसके बारे में, ये क्या बला होता है, देखिएगा। सबसे पहले तो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है। नेटवर्क टोपोलॉजी नेटवर्क के डिवाइसेज जो होते हैं, जैसे कंप्यूटर, स्विच, राउटर को एक दूसरे से कैसे जोड़ा गया है, उसकी भौतिक या लॉजिक व्यवस्था को देखता है कि किसी भी नेटवर्क में डेटा संचार करने के लिए कैसे जोड़ दिए हो, तार से जोड़ दिए हो या एयर फाइबर से जोड़ दिए हो, ये सब जो है यही सब जो है साथी टोपोलॉजी कहलाता है, नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाता है। नेटवर्क टोपोलॉजी यह भी तय करता है कि आप डेटा को कैसे संचारित करेंगे, नेटवर्क कितना तेज जाएगा, कितना सुरक्षित होगा और कितना विश्वसनीय होगा। अब सोचिएगा, मैं अगर आपके यहाँ एक ऐसा राउटर लगा दूं, जैसे यहाँ पे मैं इंटरनेट लगा दूं, एक ऐसे तार लाऊं और आपके घर पे लगा दूं, ठीक है, इनके घर पे भी लगा दूं, इनके घर पे भी लगा दूं, ऐसे तार, ठीक है। आंधी आए और अचानक से ये तार यहीं से टूट जाए तो क्या होगा, आपको इससे नेटवर्क तो सबके यहाँ रुक जाएगा, बिल्कुल रुक जाएगा। तो यही जो हमारे नेटवर्क टोपोलॉजी में हम यही पढ़ते हैं कि भाई ये बताता है कि यार देखो कितना सुरक्षित है, कितना विश्वसनीय है, कितना तेज हो सकता है, कितना खतरनाक हो सकता है, आप परेशान भी हो सकते हो, ऐसा पूरा सिस्टम, ठीक है सर। प्रमुख टोपोलॉजी में जब बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी ये सब आते हैं। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि इसमें सभी डिवाइस का, जैसे एक जगह ऐसे कोई मेन डिवाइस रहता है, इसी के साथ साथ ही सभी डिवाइस कनेक्ट रहते हैं, सभी डिवाइस इसी के साथ स्टार टोपोलॉजी में कनेक्ट रहते हैं। जैसे ए नाम का मान लीजिए कोई डिवाइस है, इसके साथ कनेक्ट है, ठीक है, बी नाम का डिवाइस है, इसके साथ कनेक्ट है, सी नाम का डिवाइस है, इसके साथ, डी नाम का डिवाइस है, इसके साथ। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर इस डिवाइस में कुछ होता है तो ये डिवाइसेस चलती रहेंगी, कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर मेन डिवाइस में कुछ हो गया, तो अगर मेन डिवाइस खराब हो गया तो साथ ही ये भी बंद, ये भी बंद, ये भी बंद, ये भी। तो स्टार टोपोलॉजी में एक यही प्रॉब्लम है कि अगर इसमें एक डिवाइस खराब होने पर बाकी डिवाइस प्रभावित नहीं होती है, लेकिन अगर केंद्रीय डिवाइस इसका जो खराब हो जाए, ठीक है, तो सारी डिवाइसें प्रभावित हो जाती हैं। तो स्टार टोपोलॉजी को इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला, बस टोपोलॉजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कहा इसमें सभी डिवाइस एक ही सिंगल केबल से जुड़े होते हैं, ये सबसे बड़ा खतरा है, वो सिंगल केबल जोड़ दो, तोड़ दो, बाकी सारे डिवाइस खत्म हो जाएंगे, ठीक है। इसमें डेटा केवल एक तरफ यात्रा नहीं, दो डेटा दोनों तरफ हस्तांतरण करता है। इसमें ट्रैफिक अगर कम हुआ तो स्पीड कम हो सकती है, बिल्कुल ही सही है। इसमें एक जगह केबल टूटने पर पूरा नेटवर्क भी बंद हो सकता है, क्योंकि सिंगल केबल है, जाहिर सी बात है। तो इस प्रकार से बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट जवाब होगा। बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि इसमें सभी डिवाइस एक ही सिंगल केबल के साथ जुड़े होते हैं, यानी अगर केबल टूटा तो पूरा नेटवर्क बंद है। इसमें डाटा दोनों तरफ से यात्रा करता है और अंत में टर्मिनेटर लगा हुआ आता है। इसमें ट्रैफिक ज्यादा होने पर स्पीड कम हो जाती है, इसे हम इसीलिए ब्रॉडकास्ट नेटवर्क भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। बस टोपोलॉजी सामान्यतः ईथरनेट प्रोटोकॉल पर काम करता है, इसे भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन डिजिटल सिग्नलों को परिवर्तित करता है।
डिजिटल सिग्नल को कौन परिवर्तित करता है? डिजिटल सिग्नल को कौन चेंज करता है? सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आया हुआ है। देखिए मॉडेम, आप जानते हैं मॉडेम लगा होगा अगर आपके घर फाइबर लगा होगा, एयर फाइबर नहीं मॉडेम लगा होगा, ठीक है। तो सी हो जाएगा आपका राइट आंसर मॉडेम। अब ये क्या बला है समझिएगा। देखिए ये करता क्या है कि टेलीफोन लाइन के माध्यम से कंप्यूटर को नेटवर्क से साथ ही जोड़ता है। सामान्यतः जो टेलीफोन लाइन होता है वो क्या करता है, एनालॉग संकेत को भेजता है, उसके द्वारा एनालॉग संकेत आया, ठीक है। जबकि कंप्यूटर क्या करता है, डिजिटल डाटा उत्पन्न करता है। मॉडर्न क्या करता है, कंप्यूटर जो डिजिटल डाटा उत्पन्न करता है उसको एनालॉग डाटा में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और फिर से जो एनालॉग डाटा होता है उसको डिजिटल डाटा में भी कन्वर्ट करता है, मतलब दोनों तरफ से मॉडर्न लगा होता है। समझ रहे, डिजिटल को एनालॉग में करना, एनालॉग से डिजिटल में करना, ये काम किसका होता है, मॉडेम का होता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। इसलिए ये सवाल आपसे पूछा गया कि डिजिटल सिग्नलों को या फिर कह सकता है कि एनालॉग सिग्नलों को कौन बदलता है, तो भी आपका जवाब होगा क्या, मॉडेम ही होगा, ठीक है साहब। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा या सही कथन सही है? डिजिटल डाटा को एनालॉग डाटा में बदलना क्या प्रोसेस क्या कराता है, इसी को हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन। किसी मॉडेम की गति को हम बॉड में मेजरमेंट करते हैं। मॉडेम प्रेषक तथा प्राप्तकर्ता दोनों के साथ जुड़ा जाता है, बिल्कुल सही है। डी वाला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा क्योंकि दोनों के दोनों आपके सही हैं साहब, ठीक है। डिजिटल डाटा को एनालॉग डाटा में बदलना क्या बोलता है, तो मॉड्यूलेशन कहलाता है। जबकि एनालॉग डाटा को डिजिटल डाटा में फिर से कन्वर्ट करना डीमॉड्यूलेशन कहलाता है। मॉडेम की गति आप किस में मापते हो, तो इसे बॉड में मापते हो। मॉडेम को सिस्टम यूनिट के कम्युनिकेशन पोर्ट से कंप्यूटर तथा संचार माध्यम के बीच में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। कम्युनिकेशन पोर्ट लगता है जब हम लोग सिस्टम यूनिट पढ़े हैं उसमें, ठीक है। मॉडेम प्रेषक तथा प्राप्तकर्ता दोनों के कंप्यूटर में लगाया जाता है क्योंकि कन्वर्ट करने का काम करना है, ठीक है। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या होता है, तो साथ ही इंटरनेट या तो टीसीपी या तो आईपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है, या तो टीसीपी या तो आईपी का इस्तेमाल प्रोटोकॉल। बाकी यही सब प्रोटोकॉल जावा लैंग्वेज एचटीएमएल फ्लैश है नहीं, एक ही प्रोटोकॉल दिख रहा है जिसका नाम साथ ही टीसीपी प्रोटोकॉल, ठीक है। अगर हम बात करेंगे इंटरनेट को लेकर के तो कल इस पर डिटेल में चर्चा होगी कि सर इंटरनेट क्या होता है, ठीक है, और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो चलिए ठीक है, कल हम जब इंटरनेट स्टार्ट ही करेंगे तो यहाँ से आगे आपको हम कल कराते हैं इंटरनेट क्या चीज है, क्या बला है, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन है इसमें बहुत सारे, पर जब इंटरनेट का पूरा इतिहास पढ़ा जाएगा तो और भी चीजें आपको समझ में आएंगी। तो मिलता है आपसे कल के वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद।